रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिन्होंने समाज में कुछ ऐसा नया किया है जिससे एक सकारात्मक का संदेश जाता है। और आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारे रेडियो स्टूडियो में हमसे जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया जिन्होंने जीवन में जीने की आस छोड़ दी थी। आज मैं अपने स्टूडियो में आपकी मुलाकात करा रहा हूँ अपना घर के संस्थापक डॉक्टर बीएम भारद्वाज जी से। मैं भारद्वाज जी का अपने रेडियो स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। नमस्कार भारद्वाज जी। नमस्कार सर, प्रणाम सर। भारद्वाज जी, मेरा पहला सवाल यह है कि अपना घर का जो आइडिया आया वो क्या किसी घटना की वजह से आया या कैसे इसका विचार आपके दिमाग में आया? जी विनोद जी, हम बेसिकली उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है, वहाँ गांव है सहरोई, वहाँ के रहने वाले हैं जी। हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उन दिनों हम 6th क्लास में पढ़ते थे। उनका नाम चिरंजीव बाबा के नाम से जानते थे। उन दिनों उनकी उम्र 70 साल के आसपास होगी जी। वो ग्वाला का काम करते थे। ग्वाला समझते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ग्वाला का काम करते थे। गांव वाले अपने गाय और पशुओं को, हमारी बगीची थी गांव के पास, वहां पर छोड़ के चले जाते थे। वो पूरा दिन सुबह से लेके शाम को चरा के चरागाह से लाए। पूरा जीवन उनका निकल गया इसमें। अच्छा। उनके घाव हो गए। घाव होने के बाद गांव में कोई डॉक्टर तो उन दिनों हुआ नहीं करते थे जी। कभी कोई वैद्य जी को दिखा लाया, कभी कोई दिखा लाया। अंततः लापरवाही होती रही, उनके कीड़े पड़ गए बल द्वार में। अंततः उनकी 1 महीने के अंदर डेथ हो गई। अच्छा। ओहो। उनकी मृत्यु को हमें काफी नजदीकी से देखा, काफी तरफ से उन्होंने दम तोड़ा। जब से ऐसा मन में था कि ऐसे लोग जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं है या जिनकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, ये कहें तो ज्यादा अच्छा होगा जी, उनकी जिम्मेदारी ले ली जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। बस जब से मन में था। उसके बाद हमने होम्योपैथिक में मेडिकल ग्रेजुएशन किया भरतपुर से, और जिस दिन मेडिकल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जी, जब से इस तरह के जो प्रभु जन है उनको लाना शुरू कर दिया। यही इसकी उत्पत्ति है अपना घर की विचारधारा की, आइडियोलॉजी की। तो ये कौन से सन में शुरू हुआ था और कहाँ से पहला सेंटर शुरू हुआ? और कुछ ऐसे साथी भी आपके रहे होंगे जो शुरुआती दौर के रहे होंगे जिनकी बूते आज हम इस मुकाम पर हैं कि देश और दुनिया में एक अलग पहचान है। जी, ये 93 से थोड़ा पहले चलना पड़ेगा जी। इसकी शुरुआत जब हम 9th क्लास में आए तो 9th क्लास में हमारे गांव में विद्यालय नहीं था, तो तहसील हेडक्वार्टर पर शहर हमें जाना पड़ता था जी। तो आज जो मैसेज हैं, लेकिन उन दिनों हमारी सहपाठी थी। अच्छा। हम साथ साथ पढ़ने जाते थे, अपने विचारों को शेयर करते थे एक दूसरे के साथ में। तो उनको भी ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा ही काम करना है जैसा हम सोच रहे थे, विचारधारा मिले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया दोनों ने मिलके कि अपन साथ साथ अगर जीवन बिताएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। उनको भी ये जरूरी नहीं था कि कोई जीवन साथी उनके विचारों को समझने वाला मिल जाए, और हमारे लिए भी तो बिल्कुल भी संभव नहीं था जी 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 कि ऐसी कोई जीवन साथी मिल जाए जो इन विचारों को जो चरम है वहां तक पहुंच जाए या हकीकत में मूल रूप देने में, साकार होने में अपनी मदद करी जी। तो वहीं से शुरुआत हुई। शादी हुई, शादी के बाद हमने पास आउट किया, पास आउट के बाद शादी हुई, शादी के बाद 93 में हुई। हमने जब से ही ये सेवा करना शुरू कर दी, और 2000 में हमने सन 2000 में इसका पंजीकरण कराया जी, भरतपुर राजस्थान से। अच्छा। इस उद्देश्य के साथ कि कोई भी आश्रयहीन, असहाय, बीमार, लावारिस जिन्हें हम कहते हैं, वो तड़पते हुए दम न तोड़े कहीं पर भी जी। और जब से हमने अपनी थोड़ा प्रैक्टिस शुरू की, प्रैक्टिस से जो आमदनी होती थी उससे वो अपना घर जो संचालन किया, उसका जो खर्चे हैं वो मीट आउट हम लोग करते थे।
समय थोड़ा सा इसी तरह से आया जब स्थापना की थी, जब इसकी 2000 में जब 23 प्रभु जी थे वो घर पे ही रहते थे। तो घर पे रहते थे, तो जब स्थान कम पड़ने लगा तो हमने यहाँ पे प्लान किया कि बड़ी सी जगह खरीद के अपना घर बनाते हैं। वो जगह खरीदने के बाद में निर्माण कार्य कराया और ऑफिशियली हमने इसको अपना घर के रूप में एक स्वरूप दे दिया जी। तो इसका नाम अपना घर जो पड़ा, वो अपना घर का आइडिया आपका अपना उत्साह किस लिए, कैसे इसका नाम अपना घर दिया गया? अपना घर एक भाव है। जब कोई आता है, कोई ये कहता है हम अपने घर जा रहे हैं, तो एक भाव का नाम है। जी 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 जी। हम कई चीजों को भाव से देखते हैं। यहाँ पे 2-3 बातें बिल्कुल विशेष हैं। सबसे पहली तो यही है कि कोई ये कह के कहाँ जा रहे हो, कि अपने घर जा रहे हैं। और यहाँ पे अंदर जो रहते हैं, यहाँ पे अब ये देश का सबसे बड़ा होम है जो भरतपुर में है जी। यहाँ पे 3970 प्रभु जी हैं, जिन्हें हम आवासी कहते हैं जी, जिनमें से 2350 माता बहने हैं। अच्छा। एक तो यहाँ पे आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है, कभी किसी को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाता। टीबी हो, कैंसर हो, एड्स हो, मनोरोगी हो, मंदबुद्धि हो, इतनी भी गंभीर स्थिति है, सभी को आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ की खासियत है जी। दूसरा, जो भी जरूरत होती है, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है, चंदा मांगने कोई जाता नहीं है। जो भी जरूरत होती है वो ठाकुर जी को रोजाना बोर्ड पर लिखी जाती है कि ठाकुर जी की आटा, दाल, चावल, अंतिम संस्कार की सामग्री तक, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, भूमि हो, भवन हो, बिल्डिंग मटेरियल, जो सब ठाकुर जी को लिख दिया जाता है। यहाँ पे भरतपुर आश्रम का एक आश्रम का औसतन 8.5 से 9 लाख रुपए रोजाना का खर्चा होता है। अच्छा। रोजाना ठाकुर जी को लिखा जाता है, ठाकुर जी की ये जरूरत है और आवश्यक रूप से आ जाता है। पहली बात, सभी को प्रवेश दिया जाता है, कभी किसी को लेने से मना नहीं करते। दूसरा, चंदा मांगने कोई जाता नहीं, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं, रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है। तीसरा, दुनिया में एक सर्वे हो कि मोस्ट इकोनॉमी सर्विस देने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला नाम उसमें अपना घर का आएगा, ये हम कह सकते हैं। इसलिए भी पे जाके हम लोग काम करते हैं जी। उसके अलावा दुनिया में कोई खुशी इंसान देखना है, तकलीफों में रह के दुनिया में जितनी तकलीफ हो सकती है, अपना घर में वो तकलीफों की चरम आपको देखने को मिलेगी। उसके उपरांत भी इतनी तकलीफों में कोई खुश है तो दुनिया में अगर कहीं मिल सकता है तो अपना घर में मिल सकता है, दूसरे के नहीं मिल सकता। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते, हम इसलिए नहीं लाते इनको कि इनको भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, दवाई देंगे। हम ये देखते हैं इनके जीवन में अभाव क्या था। इनके जीवन में अभाव इस बात का था, कोई ये कहने वाला नहीं था चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ जी, आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। उनको भरोसा देते हैं, सबसे पहले उनको भरोसा ही नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा तो भोजन, वस्त्र ये तो मिल जाती थी, लेकिन उनको प्रेम, अपनापन नहीं मिलता था, वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। उसी का परिणाम होता है कि सबसे ज्यादा खुश इंसान इतनी तकलीफों में मिल सकता है तो अपना घर मिल सकता है। अभी वर्तमान में अपना घर के 49 आश्रम संचालित हैं 11 राज्यों में। 6 निर्माणाधीन है अभी। अच्छा। जहाँ भवन मिल जाता है वहीं पे अपना घर की सेवा शुरू कर देते हैं। देश में कहीं पर भी मिल जाए और इसी कॉन्सेप्ट पर चलाते हैं, कोई चंदा मांगने जाएगा नहीं और आवश्यक रूप से सभी को भर्ती किया जाएगा, मना कभी किसी को लेने से करेंगे नहीं। जी। ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है अपना। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ, इतने 93 से आपका ये चल रहा है, आपके सामने ऐसे ऐसे केस आए होंगे जिनको आप आज भी भूले नहीं हैं, और जब ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए होंगे तो आपका आंखों में भी आंसू आए होंगे और परिवार के लोग भी रुके नहीं होंगे। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों किस्से होंगे। एक आध किस्सा हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए।
वर्तमान में सभी आश्रमों में जी 9,000 से ज्यादा प्रभुजन रहते हैं जी। और अब तक 23,500 प्रभुजनों को इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी, कई देशों में स्वस्थ करके भेज चुके हैं। अच्छा। पहले शुरू में हम लोगों को लगता था, हमें भी आंसू आते थे, हमें ऐसा भी लगता था हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो बड़ी सहजता हो गई है। अब तो लगता है कि कुछ नहीं है, ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी कर रहे हैं जी। पूरी व्यवस्थाएं वो करते हैं, हमारा तो कोई रोल इसमें है नहीं जी। लेकिन फिर भी शुरुआत की कुछ बातें हैं जी। एक प्रभु जी थे जो हमारे फर्स्ट प्रभु जी थे। एक कॉल आई थी, हम उनको लेके आए क्लिनिक पे। क्लिनिक से शहर में क्लिनिक था और हम रहते गांव में थे। हम 2 जगह प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। एक भरतपुर सिटी में, एक यहाँ पे अपना घर स्थापित है यहाँ पर। तो हम उन प्रभु जी को लेके आए। लाने के बाद में क्लिनिक में थोड़ा सा टाइम था, कीड़ा पड़े हुए थे, काफी गंभीर स्थिति। पहले को पानी पिलाया तो 1.5 लीटर पानी पी गए। फिर वहाँ पे केला खिलाए तो 1 किलो केला खा गए। फिर भी मांगते हैं तो आधा किलो मूंगफली वो दे दी, उनको चबा गए वो। उसके बाद में उनको घर लेके आए तो वैसे माधुरी नाम है, उन्होंने उनके लिए खाना दिया तो 34 रोटी खा गए। 34। अच्छा। 34 रोटी, काफी सब्जी खा गए। और हम लोग आराम से, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, ग्राउंड पे थे, ग्राउंड तक सोने की व्यवस्था कर दी। तो जब माधुरी ने जब ऊपर से देखा बालकनी से नीचे की तरफ, तो माधुरी ने कोई गाय आ गई थी क्या, देखो पूरा गंदा कर हो रहा है नीचे, गेट खुला तो है नहीं, लेकिन गाय कहाँ से आ गई। तो वहाँ पर देखा तो उन्होंने इतनी लैट्रिन कर रखी थी कि हम कल्पना नहीं कर सकते। कपड़ों में ही लैट्रिन करते थे। तो माधुरी उनको नहलाना, धुलाना, सौंफ साफ करना। माधुरी का अटैचमेंट था, उनको पैर में कीड़ा पड़े हुए थे। तो वो जब उनको एक लंबे अरसे के बाद 3-4 महीने के बाद काफी सही हो गई। और प्रभु जी की संख्या भी करीब 14-15 हो गई। तो माधुरी के साथ फिर वो जाने लगे, माधुरी के साथ खाने बनाने में मदद करवाने लगे, प्रभु जी के साथ भी मदद करवाने लगे, नहलाने धुलाने में दूसरों की मदद करवाने लगे, चलने लगे। एक दिन पास में तो वो सुबह सुबह घूमने जाते थे, वहां पे गए और किसी ने ये समझा कि रह गए, वो ट्रेन में चढ़ा दिया उनको। ओहो, अच्छा। हाँ, ट्रेन में चढ़ा दिया। तो वो माधुरी की एक शौक हुआ कि हो क्या गया है। तो माधुरी में वहां पर जाने के बाद में जहाँ जहाँ तक वो ट्रेन जाती थी, उस रूट पे 8-10 दिन तक हर प्लेटफॉर्म पर रुकना, रात को रुकना, देखना। तो वो एक उनके लिए इतना तकलीफ भरा रहा। सबसे पहले प्रभु जी इतनी सेवा की, इतना अटैचमेंट हो गया, लेफ्ट हाथ से साफ करना, सब काम करना, फिर मदद करवाने लग गए। तो काफी तकलीफ भरा था। और हम एक अपने बारे में बताएं जी। एक दिन की बात है, अभी की बात है, 1-1.5 साल हुई है। ठीक है, हमारे पास कॉल आया कि डॉक्टर साहब गाय देनी है, हमें डोनेशन करनी है आपके जिले में भरतपुर में हर सोमवार को 65 लगती है। अच्छा। हमने कहा भाई तो मंगलवार को आप आ जाना, सोमवार को गोमा कर ले आएंगे हम लोग। हुआ क्या, हम भूल गए नहीं 65 में। उनका फोन आया सोमवार की शाम को, क्या डॉक्टर साहब हम कल आ रहे हैं। मैंने कहा बड़ा चिंता हुआ, मैंने ठीक है सर देखेंगे। तो हम जहाँ गाय खरीदने हम लोग गए, एक व्यापारी के यहाँ पे 10-12 किलोमीटर दूर है। तो जब हम वहाँ से, गाय तो मिली नहीं वहाँ पे व्यापारी के यहाँ, जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ एक महिला और पुरुष जो है वापस आ रहे थे। अच्छा। तो वहाँ से जा रहे थे कुछ सामान लेके। एक बच्चा साथ में था, एक बक्सा था आदमी के सिर पे, महिला बच्चे को लेके जा रही थी। उन्होंने मैं हाथ दिया कि भैया रुक जाइए।
हमें ले चलो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा। तो हम गाड़ी स्पीड में थी, मन भी कुछ उथल पुथल थी, हम मतलब उनको इग्नोर करते हुए आगे निकले गाड़ी लेके। अच्छा। जब थोड़ी देर जाके माइंड में क्लिक हुआ कि हो सकता है परमपिता परमात्मा हो हमारी परीक्षा लेके ये समय आए हो, हमें इनको लेके आना चाहिए था। कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद में पहुंच जाएंगे, लेकिन इनसे ट्रेन ही निकल जाएगी। जब हम यू टर्न करके उनके पास पहुंचे तो उनसे मोटरसाइकिल वाला बैठा के ले जा रहा था और ला रहा था, वो बैठ रहे थे मोटरसाइकिल पर। हमने उनसे कि आ जाओ भाई साहब बैठ लीजिए। तो महिला बोली भैया तुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी, तू जा, हमारी तो व्यवस्था होगी। तो हमें उस दिन लगा कि जहाँ हम इतना सोचते हैं देखिए परमात्मा की परीक्षा, परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आए थे, हम अपने दायित्व का निर्वहन ठीक तरह से करते हैं या नहीं करते, और हम उस दिन परीक्षा में फेल हो गए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कहीं पे भी कोई भी इस तरह की घटना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि परमपिता परमात्मा हमें अवसर दे रहे हैं, हमें ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे समय जीवन में जो आते हैं वो बड़ा मुश्किल से बहुत रेयर होते हैं और बड़ी नसीब वालों को मिलते हैं, किसी सेवा का अगर मौका मिलता है। दूसरा, हम लोग जो नए नए आश्रम खोलने के लिए जाते हैं ना जी, तो एक हमें पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है जी, हमें जहाँ भवन मिल जाता है वहीं पे हम शुरू कर देते हैं सेवा। तो वहाँ पे एक मारवाड़ी है, उन्होंने हमें एक भवन दिया 200 बेड का और अपना घर आश्रम शुरू करना है। हम लोग गए, हम लोगों ने उनसे बहुत सारी बातें हुई, तो वो कह रहे कि यहाँ तो बंगाली बस से मारवाड़ी चलता है, कोई मर गए तो क्या करेंगे, हम तो जेल में चले जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा आप तो 10-15 लाख रुपए महीने का खर्चा चालू करके चले जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। हमने बहुत उनको कोशिश की समझाने की कि सब आ जाता है, सब अपना भाग्य लेके आते हैं, तो सड़कों से हम लोग नहीं जी सकते। उन्होंने कहा जब भाग्य लेके आते हैं तो सड़क पे क्यों पड़े हैं ये, इनके भाग्य का तो वहीं पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने उनको समझाया ये सड़क पे इस वजह से पड़े कि उनके भाग्य का हम उनको दे नहीं रहे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हम नहीं चलाएंगे, आप चलाओ तो चला लो, पेंडिंग हम दे देंगे, कोई मर जाए तो आपकी जिम्मेदारी, पैसे लगे सब आपकी जिम्मेदारी। हमने ठीक है कर लेंगे सर हम लोग। तो एक्चुअल क्या है कि लोगों को भरोसा नहीं होता कि कैसे अपने व्यवस्था चलती है। तो जब हम क्या करते हैं कि पहले उसका उद्घाटन ऑफिशियली जब करते हैं 80% जो कैपेसिटी होती है उतने प्रभु जी एडमिट हो जाते हैं, सेवा शुरू कर लेते हैं, लेकिन हम उद्घाटन नहीं करते। फरवरी की बात है, जून में जाके हम लोगों को उसका उद्घाटन का मौका मिला। लेकिन जब हम वहाँ पे फरवरी से जून तक जी आप देखिए वहाँ पे जो एम्बुलेंस दी थी, वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय जी थी जो हमें बिल्कुल भी कहीं जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। और जून तक उनके पास 8.5 लाख रुपए सरप्लस था। ओहो, अच्छा, बहुत बढ़िया। उतने ज्यादा पैसे मतलब खर्चे चले गए, इतना पैसा आ गया। जब उन लोगों को पता चला कि पूरा काम अपना घर का अपने आप ही हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हम ईमानदारी से अपना काम करते रहे, के पूजा मान के इसको करते रहे, पूरी व्यवस्था इस तरह से चल जाती है। एक अब मैं ये लास्ट पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी आदमी अपने आसपास आते जाते किसी ऐसे आदमी को देखे जो वाकई जिसको ज़रूरत है और जो इस अवस्था में है कि जिसको पहचानना मुश्किल है, अपनी याददाश्त खो चुका हो, तो वो क्या करे? क्योंकि आपका घर पूरे देश में है, ये अपना घर, और कोई ऐसा कॉल सेंटर नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर है जो लोगों की मदद कर सकता है, तो वो भी हमारे श्रोता के साथ शेयर कीजिए। कहीं पर भी ऐसे कोई महिला पुरुष दिखाई दे किसी भी सज्जन को जी जो पति में है
चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, टीबी हो, कैंसर हो, होती हो, कपड़े फटे हो, कपड़ों में लैट्रिन कर रखी हो, बाल बढ़े हुए हो, कीड़े पड़े हुए हो, कैसे भी हो, रोड पे उनको कोई संभालने वाला नहीं है। तो वो ये सोच के न जाए कि इनको कहाँ भेजें, ये बेचारे पड़े हैं। उनको एक कॉल करना है, हम नंबर आपको बताते हैं जी। 85 999 999 हिंदी में 85 999 999 11 ये सेंट्रलाइज नंबर है, इस पर कॉल करें और जब तक अपना घर की एम्बुलेंस पहुंचे जब तक वहीं पे रहें जिससे वो इधर उधर न चले जाए। जब तक एम्बुलेंस पहुंचे जब तक देखभाल की जिम्मेदारी है, बाकी जैसी अपना घर की एम्बुलेंस पहुंच जाएगी उनको वहां से लेके संबंधित पुलिस थाने जाएगी, पुलिस थाने से वेरिफिकेशन करा के उनका और अपना घर आश्रम में ले आएगी। ये उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम पूरा जीवन वैसे ही निकाल देते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमारे देने से या कहीं खड़े होकर देखने से किसी का जीवन बच जाए, किसी को नया जीवन मिल जाए, उससे बड़ा जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। तो हम आपके सभी दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि इस तरह के जो भी प्रभुजन देखें उनके लिए एक कॉल करें, एम्बुलेंस आए जब तक इंतजार करें और उसके बाद आराम से चले जाएं। और ये बड़ा काम हो सकता है, उनके माध्यम से ईश्वर की सेवा हो सकती है, बहुत बड़ी कृपा हो सकती है और किसी का जीवन सुधर सकता है जी। अभी आपने नोएडा में कल से नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो भी चिकित्सा की व्यवस्था, खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो अपना घर के माध्यम से होती रहेगी जी जी। आपने अभी नोएडा में सेंटर शुरू किया है, तो इसकी प्लानिंग क्या है और कब इसका विधिवत शुरुआत होने वाली है, ये भी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। सेक्टर 34 में राजकीय मान्यता गृह था जो बालिकाओं के लिए संचालित था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जी। कोविड के पीरियड में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरे देश भर से इस तरह के प्रभुजनों को इकट्ठा किया जो कोविड से प्रभावित थे या दूसरी बीमारी थी या उनके दूसरे सेंटरों में थे, उनको रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी जी। हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कह दिया था कि आपको जो भी इस तरह के प्रभुजन कहीं पर भी दिखाई दें या आपके पास सरप्लस है, सब हमें दे दो, हम उनकी व्यवस्था कर देंगे। 200 से ज्यादा उन्होंने हमें कोविड पीरियड में दिए जी। उसके बाद उन्होंने 2 भवन हम लोगों को दिए हैं संचालन करने के लिए, एक लखनऊ में, दूसरा आपके नोएडा में जी। नोएडा भवन को विधिवत रूप से हम लोगों को नोएडा प्रशासन ने हैंड ओवर कर दिया है। 113 माता बहनें उसमें इस समय हैं। अब जो भी माता बहनें इस क्षेत्र में मिलेंगी या उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी मिल सकती हैं, उनको लाकर इनमें एडमिशन हम स्वयं कर सकते हैं पुलिस के माध्यम से एवं अधिकारियों को सूचना देकर, या कोई भी सज्जन लाकर एडमिट करा सकते हैं पुलिस विभाग की कार्रवाई कराकर, या राजकीय प्रशासनिक कोई भी अधिकारी यहाँ पर एडमिट करा सकते हैं। इस आश्रम में जो भी व्यवस्थाएं होंगी टोटल निःशुल्क होंगी। गवर्नमेंट का इसमें कोई योगदान नहीं है, केवल भवन गवर्नमेंट का रहेगा, बिजली पानी गवर्नमेंट का, शेष व्यवस्थाएं अपना घर ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने स्तर पर जन सहयोग से संचालित करेगी। वहाँ पर एक टीम गठित कर दी गई है जो नोएडा के मूल निवासी हैं जी। अपना घर का ऑब्जेक्टिव यही है कि जहाँ पे अपना घर आश्रम संचालित किए जाते हैं, एक बार संचालन करके व्यवसाय करके स्थानीय जो भी सेवाभावी नागरिक होते हैं उनके हाथों में संभाला देते हैं जी। और मॉनिटरिंग की और सेवा का जो गुणवत्ता है उसकी व्यवस्था को हम लोग सुपरविजन
हेडक्वार्टर से करते रहते हैं। अब इसका जो ऑफिशियली विधिवत जो शुभारंभ है जी, अभी 30 मई को प्रस्तावित किया, 29 मई को जी प्रस्तावित किया गया है। 29 मई को विधिवत इसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन उद्घाटन कभी भी हो, सेवा शुरू हो गई है। कहीं पे भी ऐसे प्रभुजन दिखाई देते हैं तो कॉल करें, एम्बुलेंस आएगी और उनको ले आएगी। जी जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से वो सब बातें शेयर की, कैसे अपना घर की शुरुआत हुई और किस तरीके से प्रभुजनों के लिए आपने पूरे देश भर में एक नेटवर्क बनाया और आज इतने लोगों के साथ मिलकर नोएडा में भी वह सेंटर शुरू हो गया है। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज जी को, कैसे उन्होंने सड़क पर बेसहारा लोगों को सहारा दिया, अपना घर में लाए, उनकी चिकित्सा की, उनको इस लायक बनाया कि वो एक नागरिक के रूप में आसान जिंदगी जी सके। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की और उन्होंने बाकायदा एक नंबर जारी किया है कि यदि आपको ऐसे कोई लोग दिखाई दें तो आप इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। मैं भी आपको उस नंबर को दोबारा रिपीट करता हूँ, 8599999911, यानी 8599999911। यह नंबर आप अपने मोबाइल में बाकायदा सेव कर सकते हैं और आपको सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर कोई भी ऐसे व्यक्ति दिखाई दें जो बाकायदा उनको सहारे की ज़रूरत है तो आप पुलिस को सूचित करें, इस नंबर पर सूचना दें और एम्बुलेंस जब तक आए तब तक आप रहें और उसके बाद उनको संभालने की जिम्मेदारी अपना घर की होगी। आपको ऐसे लोगों के साथ हम मिलवाते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।